हम आदरणीय मिश्रा जी की ओर से और आप सभी लोगों को, अपने सभी साथियों की ओर से सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आग्रह करेंगे भाई विक्रम जी से कि इस कार्यक्रम को आरंभ करें। भाई विक्रम जी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के लीगल सेल चेयरमैन आनंद सिंघल जी से कि वो आए और आज के सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करें और आज के मुख्य वक्ता को भी इंट्रोड्यूस करें। आनंद सिंघल जी प्लीज। थैंक यू विक्रम भाई। एवरीबॉडी, जैसा कि कहा विक्रम जी, अभी हम 400 पहुंच चुके हैं, लगभग 400 आ गया, 399, 400। बड़ी खुशी की बात है कि स्टार्टिंग में ही इतना कंसिस्टेंसी देखने की चीज है, वह हमारी बहुत अच्छी चल रही है। इसके लिए अप्रिसिएशन जितना भी जाए विक्रम भाई को, चाहे वो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक हो और चाहे बोलने वाले का जो भी है, जितना चयन आपने इतनी खूबसूरती से किया है तो वाकई प्रशंसनीय है। आदेश हुआ है कि आलोक अरोड़ा जी का बात आई थी, जिसमें मैं विश्वास की कि भाई चलिए कौन से टॉपिक्स बने। तो मेरी एक व्यक्तिगत इच्छा थी, मैं इसको आपसे गुरेज नहीं मुझे छिपाने में कहने में, हमने कहा था एक टॉपिक इस पर भी बनता है कि जॉब वर्क एक ऐसा महत्वपूर्ण पहलू है, डिबेटेबल है, तो इस पर भी कम से कम कुछ हम लोग को सुनने को मिलना चाहिए। तो काफी नामों पर विचार किया गया, फिर मालूम हुआ वो तो हमारे यहाँ ही मौजूद हैं। तो आलोक जी सहारनपुर के रहने वाले हैं आप। बीएससी एलएलबी 1980 में आपने किया, 1981 में यूपी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ आप संलग्न हुए हैं, उसको मिला। और आपके फादर, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके ये फादर भी जो थे वो सेंट्रल एक्साइज में थे, जो रिटायरमेंट के बाद जो इन्होंने वकालत भी की, निश्चित रूप से सेंट्रल एक्साइज की और ये कस्टम की वकालत जो है आपने उसके बाद की है, और उसी को आपने इनहेरिट भी किया है। आप उसी के साथ जुड़े रहे। ऐसा कौन सा वहाँ का अधिकारी था, यहाँ तक कि आप दिल्ली हाई कोर्ट तक, ट्रिब्यूनल तक, सभी जगह आप अपना लोहा मनवा चुके हैं, अपने सबूतों का, अपने प्रस्तुतिकरण का। और एक बात आपके विषय में और मैं बता दूं, आपने जितने जर्नल्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण एक्साइज में सर्विस टैक्स में माना जाता था। जब सर्विस टैक्स हो गया 94 में, उसके बाद से तो आपने फिर सर्विस टैक्स को दामनी पकड़ लिया, उससे जुड़े ही रहे आप। तो ईएलटी और सर्विस टैक्स रिपोर्टर, ये दो बहुत महत्वपूर्ण जर्नल्स हैं एक्साइज के। इसके अंदर आप संबद्ध रहे, इससे काफी आपके आर्टिकल्स इसमें प्रकाशित होते रहे हैं बराबर, तो बड़े महत्व की बात थी ये। और तदुपरांत एक और सबसे विशेष बात यह है कि हमारे साथ आप इस समय टैक्सेशन बार एसोसिएशन सहारनपुर में प्रेसिडेंट है। तो जब मुझे बड़ी खुशी है आपके साथ जोड़ करके, जिस तरह से मेहनत की है, मैं पिछले, और सबसे बड़ी एक विनम्रता आपकी एक देखने लायक थी जिसकी हम तारीफ करेंगे, आपका ये तीसरा दौर है। आप 2 बार पिछले मौके लगे, किंतु बस वही होता है ना कि घर के लोगों के साथ जो है वो न्याय नहीं हो पाता सही मायने में। तो हम इनको थोड़ा आगे पीछे जिसको चाहा, जो पहले अपने को एडजस्ट कर ले गया, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा आलोक भाई से। तो विषय है आज का, देखिए सबसे बड़ी चीज जो आज का विषय है, जॉब वर्क इन जीएसटी। बड़े ढंग से जो व्यक्ति सेंट्रल एक्साइज में पहले काम कर चुका हो, लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया है, वह इसको बड़े बेहतर ढंग से उसको प्रस्तुतिकरण, उसका डेलिब्रेशंस जिस तरह से वो दे सकते हैं, ये आपको देखने लायक होगा। क्योंकि इसमें सेक्शन जो है, चाहे डिफिनीशन से ले लें हम, किस तरह से जो है उसका पूरा ट्रांजैक्शन होगा, डेफिनेशन से लेना सेक्शन 268, सेक्शन 15 में जिसमें वैल्यूएशन अब इसका गुड्स का लगेगा, 19 में आईटीसी आएगी जॉब वर्क की, किस तरह से क्या होगा, और फिर 145 में इसका कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस हैं रूल 45 में, और सेक्शन 143 में इसमें कैपिटल गुड्स और इसकी जो है वो दी हुई है, इन्होंने कैसे आईटीसी आप लेंगे इसकी। तो सारे विषय बड़े ढंग से और बड़े सीक्वेंस से इन सबको प्रस्तुतकरण आप देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं आलोक भाई को। कोई प्रश्न आपके इस विषय से संबंधित होंगे, उसके जवाब भी वह उसके उपरांत आपको देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई। थैंक यू आनंद जी, थैंक यू। इससे पहले कि मैं आलोक जी को बुलाऊं, मैं सभी लोगों से एक बार छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जो प्रश्न है वो नीचे चैट बॉक्स में डालें, लेकिन थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वक्तव्य पूरा होने दें। हो सकता है आपके प्रश्नों का जवाब पहले ही मिल जाए, नहीं तो रेपिटेशन हो जाता है। तो जरा सा सुनने के बाद अगर उसमें से कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो जरूर डालें, उसका हम पूरी कोशिश करेंगे उसका सबका जवाब दें। तो आइए आलोक जी, आपका स्वागत है। आलोक जी, नमस्कार। आपको आवाज आ रही? हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। विक्रम भाई, आलोक बहुत जी, बहुत आपका धन्यवाद मैं किस तरह करूं। आप मेरे मित्र भी हैं, पड़ोसी भी हैं। आपने मुझे आज इस मंच से बोलने के लिए जो अवसर प्रदान किया है, तो आप मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और आज यूपी बार टैक्स एसोसिएशन के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका अरविंद गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ज्ञान ज्योति जो कार्यक्रम अरविंद गुप्ता जी के तत्वाधान में शुरू हुआ है, इससे ज्ञान की गंगा बह रही है और इसका हम सभी अधिवक्ता सीए लाभ उठा रहे हैं। तो अरविंद गुप्ता जी को शत शत नमन। और उनके साथ साथ अरविंद गुप्ता जी की जो टीम है, हमारे महामंत्री जी सौरभ सिंह गहलोत, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और विक्रम भाई, आपको तो मैं क्या कहूं, आपका तो मैं आभारी हूं, विक्रम जी का, हमारे सेक्रेटरी साहब का। प्लीज प्लीज डियर, प्लीज। और हमारे आनंद सिंगल जी, चेयरमैन लीगल सेल, उन्होंने, मैं उनका बहुत धन्यवाद किस तरह करूं, मेरे बारे में इतना उन्होंने डिटेल से या इतना ज्यादा बोल दिया, उस लायक मैं नहीं हूं। मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूं, आनंद जी। और मैं इसके साथ साथ ही चेयरमैन लीगल एडवाइजरी डीके गांधी जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अब जहां तक आज के टॉपिक का सवाल है, जॉब वर्क इन जीएसटी, तो इसको मैंने एनालाइज किया है, इसको प्री जीएसटी से थोड़ा सा मैं लेके चला हूँ, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज एरा में जॉब वर्क पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें प्रोसीजर था, रूल्स थे और सब फॉलो कर रहे थे उसको। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं प्री जीएसटी इरा से इसे कंपेयर करके चला। और प्रेजेंटेशन के जहाँ तक है, मैं आपको किस सीरियटम में चल रहा हूँ उसके लिए मैं आपके आगे अपना इंडेक्स इसका रखता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ जॉब वर्क एंड सीजीएसटी सेक्शन 2 में क्या दी है, उसके बाद definition of job work under rule 2N of Senvet Credit Rules 2004, मतलब सेंट्रल एक्साइज रूल्स में डेफिनेशन क्या थी जॉब वर्क की, वो। उसके बाद सप्लाई अंडर सेक्शन 7, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन 19 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, फिर प्रोसीजर एंड कंडीशन जो दी हैं वो है सेक्शन 143 सीजीएसटी। rules which have to follow for this is rule 45 of CGST. यहाँ पर जो रूल में जो एक मुझे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखा है, उसको मैंने सेनवेट क्रेडिट रूल 4-5 से कंपेयर किया है, सेनवेट क्रेडिट रूल से, कि जो शॉर्ट कमिंग मुझे दिख रही है, बाकी तो आप सब लोग के आगे मैं प्रेजेंट करूंगा कि उसके लिए हम गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये दिया है। फिर समराइजेशन ऑफ ऑल माय दिस प्रेजेंटेशन, फिर नोटिफिकेशन 11/2017 जिसमें कि डिफरेंट रेट्स दिए हैं सर्विस का कोड वाइज, देन जजमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर, जो रेलेवेंट जजमेंट है अथॉरिटीज की, एडवांस रूलिंग वगैरह, वो मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है कि आपके आगे प्रेजेंट करूं। एक बार फिर आप सबका मैं नमस्कार करता हूं और अपना जो आपसे मैं थॉट्स हैं वो शेयर करने जा रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ जॉब वर्क, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ जॉब वर्क क्लॉज 68 ऑफ सेक्शन 2 में दी गई हमारे सीजीएसटी एक्ट में।
तो क्या है? Job work means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person, and the expression job worker shall be construed accordingly. यहाँ important बात ये है कि जॉब वर्क जो हमारे CGST एक्ट में डील किया गया है, वो किया गया जॉब वर्क ऑन गुड्स ऑफ अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब प्रिंसिपल होगा, उसके बारे में ही मैक्सिमम इन्होंने इसमें दिया गया है। अब मैं इस डेफिनेशन को जॉब वर्क की जो प्री GST इरा था एक्साइज का, उससे थोड़ा सा आपके आगे प्रेजेंट करने जा रहा हूं। सेंट्रल एक्साइज लॉ में सैंडविच रूल्स थे, जिसमें कि जॉब वर्क हम प्रोसीजर फॉलो करते थे। रेलेवेंट रूल वाज रूल 2N। 2N में जॉब वर्क डिस्क्राइब जो किया गया है वह जॉब वर्क मीन्स प्रोसेसिंग और वर्किंग अपॉन रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स supplied to the job worker so as to complete a part or whole of the process resulting in the manufacture or finishing of an article or any other operation which is essential for the aforesaid process, and the expression job work shall be construed accordingly. ये तो बड़ी डिटेल्ड इन्होंने जजमेंट दी, बिकॉज इट वाज इन रिलेशन टू मैन्युफैक्चर ऑफ ए गुड्स जॉब वर्क। यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट है जॉब वर्क विद रिगार्ड टू सप्लाई। That is why, for this reason, there is a precise definition under section 2 clause 68. अब मैं आपको लेके चलता हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे CGST रूल में सेक्शन 19 में है। सबसेक्शन 1, the principal shall, subject to the such conditions and restrictions as may be prescribed, be allowed input tax credit on inputs sent to a job worker for job work. Here nothing to explain, it is self-explanatory कि input tax credit उस पर मिलेगा जो जॉब वर्कर को प्रिंसिपल भेजेगा, सप्लायर ऑफ गुड्स भेजेगा। अच्छा, अब सबसेक्शन 2, notwithstanding anything contained in clause B of subsection 2 of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on inputs even if the inputs are directly sent to a job worker for job work without being first brought to his place of business. सेक्शन 17 में था कि सप्लाई पे आपको ITC भी, सप्लाई जो आप रिसीव करेंगे ITC तब मिलेगा जब आपके यहाँ आते। तो ये जो एक बाइंडिंग थी, इसको हट के उन्होंने इसमें प्रोविजन सबसेक्शन 2 में दिया है कि अगर सप्लायर डायरेक्ट इनपुट अपने जॉब वर्कर को भेज देता है, उस केस में भी सप्लायर को means principal person who is wants to go his goods to be worked upon, उसको क्रेडिट मिलेगा। उसकी कंडीशंस है, वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसेक्शन 3 इसका कहता है where the input sent for the job work are not received by the principal after completion of job work or otherwise, or not supplied from the place of business of job worker in accordance with clause A and clause B of subsection 1 of section 143 within 1 year of being sent out, it shall be deemed that such inputs have been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs were sent out. यहाँ पे इस पे जॉब वर्कर पे जो है, उन्होंने सप्लायर के ऊपर एक कंडीशन लगा दी है कि आप अगर वो सप्लायर ऑफ इनपुट्स अपने गुड्स जॉब वर्क प्रोसेसिंग के लिए जॉब वर्कर के पास भेजता है और वो विद इन 1 ईयर अगर नहीं आते, तो इट शैल बी डीम्ड एज सप्लाई, मतलब सप्लाई मानी जाएगी और उसे टैक्स देना पड़ेगा। इस 1 ईयर को आगे जाके आई विल एक्सप्लेन, इट हैज बीन extended, it can be extended 1 year more by the commissioner। तो अच्छा, इसमें एक
एक clause और है, provided where the inputs are sent directly to job worker, period of 1 year shall be counted from the date of receipt of input by the job worker. अब काउंटिंग ऑफ पीरियड इसने बता दिया। जिस केस में प्रिंसिपल डायरेक्ट गुड्स जॉब वर्कर को भेजता है, उस केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ चालान will be the date from where the time period of 1 year will be counted. और ऐसे भी केस हो सकते हैं जहां पे प्रिंसिपल इज सप्लाइंग डायरेक्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज ऑफ इनपुट्स। उस केस में टाइम पीरियड ऑफ 1 year shall be counted from the date of receipt of inputs by the job worker. This is the difference here. कि डायरेक्ट सप्लाई जब जाती है जॉब वर्कर के पास फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज, उसमें पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनपुट्स बाय द जॉब वर्कर। इसका सबसेक्शन 4, द प्रिंसिपल शैल सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड be allowed input tax credit on capital goods sent to the job worker for job work. अब सेम प्रोविजंस हैं which I have read subsection 1, 2, 3 to subsection 4, 5, 6 for the capital goods sent to for job work to the job worker. डिफरेंस इसमें इतना ही है कि यहाँ पर इनपुट्स के लिए 1 year टाइम पीरियड है और यहाँ पर 3 साल है कैपिटल गुड्स। अदर कंडीशंस आर सेम एज पर सबसेक्शन 1, 2 and 3. अब आपको मैं for the convenience I am reading out this subsection 5 also, notwithstanding anything containing clause of subsection 2 of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on capital goods even if the capital goods are directly sent to job worker for job work without being first on place of business. It can be sent direct from the place to the job worker, the capital goods. In that case also, the supplier, the principal will get ITC of that. Subsection 6. Where the capital goods sent for the job work are not received back by the principal within a period of 3 years of being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent. This is same situation as far in case of input, but period is 3 years. Time period will be counted in case of direct supply from the place of purchase to the job worker is receipt of goods by the job worker. That date will be counted for the period of 3 years. Provided that where the capital goods are sent directly to a job worker, the period of 3 years shall be counted from the date of receipt of capital goods by the job worker. अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन इन्होंने डाला है सबसेक्शन 7 में, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 6 shall apply to mold, die, jigs, fixer tools sent for a job work to job worker for job work. Means the mold, die, jigs, fixer में this time period will not apply. They can be sent to the job worker for unlimited time period. The time limitation doesn't apply to these mold, die, jigs, fixer. अब आगे explanation for the purpose of this principle means person referred to in section 143. Principle means 143 में explain किया गया, principal is the person who is sending his goods to the job worker for job work. अब प्रोसीजर एंड कंडीशंस फॉर जॉब वर्क, इसके लिए है सेक्शन 143 ऑफ CGST एक्ट. सबसेक्शन 1 स्टार्ट्स, a registered person hereinafter referred as principal may under intimation and subject to such conditions as may be prescribed send any inputs or capital goods without payment of tax to a job worker for job work and from there subsequently sent to another job worker and likewise.
here I will take a pause. I will explain this para first. He's saying कि registered person will send the goods for job work. मतलब he should be a registered person. First condition is this principle. Second thing is, before sending goods for job work, he will file a intimation to the jurisdictional officer. Jurisdictional officer where who is under whose jurisdiction the principal is working. Intimation में क्या होगा? Intimation में there will be details like name and address of the principal with GST number, name and address of the job worker with GST number if any, then name or then item which he wants for the job work to be done, then process for which he is sending, he will explain there. ये सारी चीजें उस इंटीमेशन में देगा. इसके बाद फर्दर इट विल से कि एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर पर भी जा सकता है. ये गुड्स जो चालान पर जाएंगे, हमको चालान पर भेजना है प्रिंसिपल को, और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, बिकॉज होल प्रोसीजर इज to avoid cascading effect of tax. This is the for this procedure for job work has been implemented under CGST Act. अब उसका सब क्लॉज ये कहता है, and shall bring back inputs after completion of job work or otherwise or capital goods other than molds, dies, jigs, fixtures or tools within 1 year and 3 years respectively of their being sent out to any of his place of business without payment of tax. As I have told you earlier, section 19 में जो कहा गया वही टाइम पीरियड यहाँ कहा है कि इनपुट और कैपिटल गुड्स अगर मैं जॉब वर्क के लिए भेजता हूँ तो it should come back after processing within 1 year and 3 years respectively, and there will be no tax liability for this, for sending this. Sub clause B, supply of such inputs after completion of job work or otherwise or capital goods other than molds and dies and fixtures, tools within 1 year and 3 years respectively of their being sent out from the place of business of a job worker on payment of tax within India or without payment of tax for export as the case may. ये सब रूल हमारा अलाउ करता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, इनपुट या कैपिटल गुड आफ्टर प्रोसेसिंग आई कैन सेंड डायरेक्ट टू माय कस्टमर ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स. Or payment of taxes for which the invoice will be raised by the principal paying the tax. If he wants export, if he is exporting goods, then it will go without payment of tax for export. Provided that principal shall not supply the goods from his place of business of a job worker in accordance with the provisions of this clause unless said principal declares place of business of job worker as his additional place of business, except in a case where job worker is registered under section 25, where principal is engaged in supply of such good as may be notified by commissioner. ये कंडीशन ये कहती है कि अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो he has not to declare, principal has not to declare in the place of job worker. In case job worker is unregistered person, in that case, the principal will declare in his registration additional place of business, the job worker's place. उस केस में फिर वहां से सप्लाई आपका प्रिंसिपल डायरेक्ट टू कस्टमर कर सकता है. अब जो मैंने बताया था ये 1 year and 3 year का जो टाइम पीरियड है इनपुट और कैपिटल गुड्स के लिए, within that period job work has to be done, it has to be come back. ये पीरियड वाइड नोटिफिकेशन 2/19 एक साल को फर्दर 1 साल बढ़ा दिया गया है, for which
Commissioner has power to extend. And for this capital goods, Commissioner has power to extend 2 years more. Means maximum period one can avail for job work of input is 2 years. On approval, on giving this extension by Commissioner, and maximum period for capital goods for job work and return thereof is 5 years, provided Commissioner has extended, given extension of 2 years. अब इसका subsection 2 कहता है responsibility for keeping proper accounts for input and capital goods shall lie with the principal. For this job work procedure for keeping accounts and records, all the liability lies with the principal. CGST एक्ट में प्रिंसिपल के ऊपर लाइबिलिटी ये रखी गई है कि प्रॉपर अकाउंट्स वो रखेगा. ऑफ सेंडिंग गुड्स फॉर जॉब वर्क एंड ऑन रिसीप्ट ऑफ गुड्स ऑफ जॉब वर्क, ऑल द अकाउंट्स एंड डिटेल विल बी केप्ट बाय द प्रिंसिपल. अब सब सेक्शन 3 कहता है वेयर द इनपुट्स sent for job work are not received back by the principal after completion of job work or otherwise in accordance with provision of clause A of subsection 1, or are not supplied from the place of business of job worker in accordance with provision of clause B of subsection 1 within a period of 1 year of their being sent out, it shall be deemed such input had been supplied by the principal of job worker on the day when the said inputs were sent. इसका मतलब ये इस क्लॉज का कि अगर इनपुट्स जॉब वर्कर के पास भेजें और वो स्पेसिफाइड पीरियड जो है उसके अंदर अगर वापस नहीं आते तो इट विल बी डीम्ड एज सप्लाई और प्रिंसिपल इज लायबल टू पे द टैक्स. Similar is the provision with reference to capital goods sent for job work, where the capital goods other than molds and dies, jigs and fixtures or tools sent for job work are not received back by the principal in accordance with the provisions of clause of section 1, or are not supplied from the place of business of job worker in accordance with the provisions of clause B of subsection 1 within a period of 3 years of their being sent out, it shall be deemed that such capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said capital goods were sent. Same procedure, but period is here 3 years in the case of capital goods. अब इस केस में अब एक क्वेश्चन आएगा कि टाइम पीरियड हाउ टू बी काउंटेड. टाइम पीरियड इन केस ऑफ इनपुट द डेट ऑफ इशू ऑफ चालान. From that day to the job worker, the time period of 1 year will start. In case of capital goods, same. In case of direct supply of input or capital goods to the job worker, the time period will start the receipt of input or capital goods by the job worker. अब इसमें subsection 5 कहता है notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, any waste and scrap generated during the job work may be supplied by the job worker directly from his place of business on payment of tax if such job worker is registered, or the principal if the job worker is not registered. It means जब जॉब वर्क किया जाता है, जॉब वर्कर कर रहा है, तो उस स्टेज पे जॉब वर्कर के प्लेस पे वेस्ट एंड स्क्रैप may arise in some cases, and वेस्ट एंड स्क्रैप जो अराइज होगा वो तो जॉब वर्कर भी क्लियर कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स इफ ही इज रजिस्टर्ड. और दूसरी ऑप्शन दी प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल भी प्लेस ऑफ जॉब वर्कर से ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स क्लियर कर सकता है, दैट इज बाय इश्यू ऑफ इनवॉइस. Explanation: for the purpose of job work, inputs include intermediate goods arising from any treatment or processing
process carried out by on the inputs by the principal or the job worker. अब यहाँ इनपुट को थोड़ा उसने एक्सप्लेन कर दिया कि इंटरमीडिएट गुड्स हैं या सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं, वो भी इसी डेफिनेशन में कवर होंगे इनपुट की. अब कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस जो दी गई हैं वो रूल 45 में ऑफ CGST रूल्स. सब रूल 1 CGST rules 45 says inputs, semi-finished goods or capital goods shall be sent to the job worker under the cover of a challan issued by the principal, including where such goods are sent directly to a job worker and where the goods are sent from one job worker to another job worker. The challan may be issued either by the principal or the job worker sending the goods to another job worker. यहाँ पर उन्होंने थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दिया इनपुट को. इनपुट सेमी फिनिश्ड गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड, दे कैन बी सेंट टू द जॉब वर्कर फॉर प्रोसेसिंग और वर्किंग अपॉन. और वो कैसे भेजा जाएगा? चालान पे. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, चालान पे भेजा जाएगा और चालान इशू करेगा प्रिंसिपल पर्सन. प्रिंसिपल रजिस्टर्ड पर्सन है, चालान वो इशू करेगा और उस चालान पर जाएगा. और एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर पर जाना है तो चालान प्रिंसिपल भी इशू कर सकता है पर्सन, और जॉब वर्कर भी इशू कर सकता है फॉर सम अदर प्रोसेस ऑन ऑफ जॉब वर्क for goods being sent to the another job. इसमें आगे है, provided that the challan issued by the principal may be endorsed by the job worker indicating therein quantity and description of goods where goods are sent one by job worker to another and returned to the principal. ये सेकंड ऑप्शन दिए कि एंडोर्समेंट भी हो सकता है चालान का भेजने के लिए उसको by the principal from one job worker to another. Provided further that the challan endorsed by the job worker may be further endorsed by another job worker indicating therein quantity and description of goods where goods are sent by one job worker to another job worker or are returned to the principal. इसमें nothing more to explain. वो कहता है कि चालान एंडोर्स किया जा सकता है जब एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को भेजता है और उससे रिटर्न टू द प्रिंसिपल होता है. इट मीन्स देयर शुड बी मैचिंग. हमने जो भेजा है वो गुड्स मैच होने चाहिए कि वो जा रहे हैं और वो ही फिर वापस आ रहे हैं. अब चालान इशू जो किया जाएगा वो रूल 55 के उसमें डिटेल होंगे. Rule for a minute, I will take pause and give you what are there in Rule 55. Rule 55 of CGST rule says कि इस पे चालान पे डिटेल जो होंगे, डेट एंड नंबर ऑफ डिलीवरी चालान. अगला होगा उस पे डिटेल, नेम, एड्रेस एंड GST नंबर ऑफ कंसाइनर जो भेज रहा है उसको, नेम एंड एड्रेस एंड GST नंबर ऑफ कंसाइनी. अगर वो रजिस्टर्ड है तो देगा GST, अदरवाइज नेम एंड एड्रेस. HSN कोड, description of goods, quantity, then taxable value, tax rate and amount, place of supply in case of interstate movement. ये डिटेल होंगी. ये टैक्सेबल वैल्यू एंड रेट क्यों इसमें मेंशन करवा रही है गवर्नमेंट? वो इसलिए कि अगर ये गुड्स सपोज दे आर नॉट कमिंग बैक टू द प्रिंसिपल विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो उस पर टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करने के लिए. नेक्स्ट सबसेक्शन 3 जो इसका कहता है, डिटेल्स ऑफ चालान इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड टू ए जॉब वर्कर एंड रिसीव्ड फ्रॉम ए जॉब वर्कर during a quarter shall be included in form GST ITC 04 furnished for that period on or before 25th day of month succeeding the said quarter or within such period as may be extended by the commissioner by a notification in this behalf, provided that any extension of time limit notified by the commissioner
of state tax or commissioner of union territory, tax shall be deemed to be notified by the commissioner. It means कि चालान जो डिस्पैच गुड्स डिस्पैच के लिए एक जॉब वर्कर से जा रहा है, जॉब वर्कर से, या रिसीव बैक हो रहे हैं गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग, उसकी डिटेल हमको फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 में क्वार्टरली देनी है. एक क्वार्टरली मीन्स 3 months की देनी है. और व्हेन वी हैव टू फाइल दैट डिटेल before, on or before 25th of succeeding month, means next month. Last date is 25th of next month. अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, where the inputs or capital goods are not returned to the principal within the time stipulated in section 143, it shall be deemed that such inputs or capital goods had been supplied by the principal to the job worker on the day when the said inputs or capital goods were sent out, and the said supply shall be declared in form GSTR 1, and principal shall be liable to pay tax along with applicable interest. यहाँ सब रूल 4 में इन्होंने कह दिया है कि अगर वो स्पेसिफाइड टाइम में इनपुट और कैपिटल गुड्स नहीं आते वापस टू द प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल उसको क्लियर नहीं करता फ्रॉम द प्लेस ऑफ जॉब वर्कर, तो ये सप्लाई मानी जाएगी और इस पे टैक्स पे करेगा प्रिंसिपल, और जीएसटीआर 1 रिटर्न में इसको शो करेगा और इस पर टैक्स देगा और इंटरेस्ट भी देगा. इंटरेस्ट कब से देगा? वो डे फ्रॉम द डे इट द चालान वाज इशूड बाय द प्रिंसिपल, और in case of direct supply, the day the input or capital good received by the job worker. Explanation is for the purpose of this chapter, capital goods shall include plant and machinery defined in 17, nothing more. इसमें कोई ज़्यादा explanation का है नहीं. अब इसमें जो पीछे सब रूल ये था कि from sub rule 3 or sent from one job worker to another, this has been omitted or deleted by notification number 74/2018, 31st December 2018. Means जो ITC 04 में देना है वो details of challan of goods dispatched to a job worker and received goods from the job worker after processing. अब यहाँ पर मैं सेनवेट के रूल्स 2004 का रूल 45A रेफर कर रहा हूँ. क्यों कर रहा हूँ? इसके लिए आई विल गो बैक टू सब रूल 4. सब रूल 4 में ये कहा गया कि अगर इनपुट और कैपिटल गुड्स जो टाइम स्पेसिफाइड है उसमें वापस आते नहीं है, अगर उसको प्रिंसिपल को या प्लेस ऑफ जॉब वर्कर उसको क्लियर नहीं करता है, उस केस में इट विल बी डीम्ड एज सप्लाई और उसको टैक्स देना है और जीएसटीआर 1 रिटर्न में शो करना है, इंटरेस्ट देना है. इसके लिए मैंने यहाँ कंपेयर किया है सेनवेट के रूल 2004 विच वर एग्जिस्टिंग प्रायर टू जीएसटी इरा. उस केस में हमारे सेंट्रल एक्साइज लॉ में ये रूल 45A कहता था, सब क्लॉज 3, if the input or capital goods, as the case may be, are not received back within time specified in sub clause 1 or 2, as the case may be, वहां पर भी हमारे सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल रूल्स में स्पेसिफाइड टाइम था कि विद इन दिस टाइम इट हैज टू बी रिटर्न बैक फ्रॉम द जॉब वर्कर by the manufacturer or provider of output service. The manufacturer or the provider of output service shall pay an amount equivalent to Senvet credit attributable to the inputs or capital goods. हमारे जीएसटी लॉ में आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा गया, सेंट्रल एक्साइज में इसे सेनवेट क्रेडिट कहते थे. इनपुट टैक्स क्रेडिट को सेनवेट क्रेडिट कहा जाता था. तो यहाँ वही लॉ था कि अगर वो नहीं आता वापस, he has to pay equivalent to credit on inputs or capital goods. आगे है the next wordings are
important after debit. But the manufacturer or provider of output service may take certificate again when the inputs or capital goods, as the case may be, are received back in the factory or in the premises of provider of output service. सेंट्रल एक्साइज लॉ में ये सर्टिफिकेट रूल्स में ये एक इन्होंने ऑप्शन दी थी मैन्युफैक्चरर को, अगर वो स्पेसिफाइड टाइम के बाद में आता है तो पहले तो वो रिवर्स कर देगा और उसके बाद जब भी गुड्स वो रिसीव होते हैं प्रोसेस होके इनपुट और कैपिटल गुड्स तो वो क्रेडिट अगेन ले लेगा. इफ वी लुक एट द सब रूल 4, these provisions are not here. Here it is treated as supply. If the goods are not received back within a specified time, it is treated as supply of goods. So my submission is this कि ये provision हमारे जो सर्टिफिकेट रूल में थे यहाँ इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंट को करना चाहिए. If deemed fit by our UP tax bar, they may write to the government कि ये प्रोविजन लाना चाहिए. अगर स्पेसिफाइड टाइम के बाद आया, उसने जीएसटी आपको टैक्स दे दिया, जीएसटी 1 में दे दिया, बट ऑप्शन शुड बी विद हिम टू टेक बैक विदाउट अप्लाइंग फॉर रिफंड टू द गवर्नमेंट. अदरवाइज रिफंड भी हो कुछ केसेस में वो मना कर दें, दे में से इट इज टाइम बार. So option should be here like certificate rules. If we receive back, they may take back the ITC that is paid earlier. अब यहाँ मैंने इसको समराइज किया है जॉब वर्क को. वो जो कुछ ये रूल्स और एक्ट में प्रोविजंस हैं इसको समराइज किया है. शॉर्ट में मैं आपको पढ़ देता हूँ. दिस इज सेम whatever I have explained and read over earlier. Principal registered person to give intimation to jurisdictional officer before sending input or capital goods for processing by job work. Then challan for input capital goods to be issued by principal giving details as per Rule 45. In case of direct supply of input or capital goods from the place of purchase to the job, challan to be issued by the principal. ये वर्ड गलत हो गया, ये प्रिंसिपल. इट मे बी करेक्ट. ई वे बिल, हाँ वहां पे एक और चीज है, जब भी मेरी सप्लाई जाएगा, ये चालान जाएगा तो आई हैव टू इशू, द प्रिंसिपल हैज टू इशू ई वे बिल. ई वे बिल भी उसके साथ इशू होगा. और इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, इफ इट इज विद इन स्टेट तो 50,000 से अबव है, यूपी स्टेट है तो उसको करेगा. इफ इट इज इंटर स्टेट देन इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू he has to issue e-way bill also along with challan. Time limit for return of inputs or capital goods after processing by job worker 1 year and 3 year respectively. Further extension of 1 year and 2 year can be granted by, ये typing error है, kindly bear with me. 1 year and 2 year respectively can be granted by commissioner. At the time of sending back the processed goods, the job worker has to issue invoice of process or service charge. जब गुड्स वापस आएंगे तो जॉब वर्कर प्रोसेसिंग चार्जेस के अपना बिल रेज करेगा एंड आल्सो एट द वैल्यू ऑफ मटेरियल इफ यूज्ड इन प्रोसेसिंग. उसने कंज्यूमेबल या कोई और मटेरियल, स्मॉल मटेरियल यूज करें हैं उसकी प्रोसेसिंग में, ही विल ऐड वैल्यू ऑफ दैट आल्सो व्हाइल रेजिंग बिल फॉर job charges. Principal is allowed to dispatch the processed good directly to the customer for which invoice will be raised by him. In case of supply to the customer direct from the place of job worker, principal person invoice issue करेगा और उस पर टैक्स देगा. Principal has to file ITC 04 quarterly giving detail of input capital goods sent to and received from the job worker. ITC 04 has to be filed by 25th day of the month succeeding month of said quarter. The government-wide notification
8/2019 has waived the filing of ITC 04 for the period July 17 to March 19, provided the processed goods have been received by 31st March. ये इसलिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन की है कि अगर 31st मार्च तक जो इनपुट और कैपिटल गुड्स गए हैं, they have been received back, then they are not, they have been filing of ITC 4 has been waived. The waste and scrap arising at the end of job worker may be cleared by the job worker on payment of tax, or principal may clear the waste and scrap on payment of tax. ये ऑप्शन दोनों के पास है जो मैंने कहा, वेस्ट एंड स्क्रैप या तो प्रिंसिपल भी क्लियर कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ जॉब वर्कर, और जॉब वर्कर भी कर सकता है, एनी वन ऑफ दैट। अब आता है हमारा सर्विसेज के जो कोड है वो 9988 है और 9989 है, दो कोड हैं जो कि नोटिफिकेशन के द्वारा इसमें रेट दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑफ फिजिकल इनपुट्स owned by others. Owned by others means principal is owning goods and he is sending for job work to the job worker. ये रेट ऑफ इसमें टैक्स दिया है, जैसे प्रिंटिंग ऑफ न्यूज़पेपर टेक्सटाइल 5% की आइटम है, जॉब वर्क रेफरेंस टू मैन्युफैक्चर अम्ब्रेला ये 6%, वो डिफरेंट रेट दिए टैरिफ में, नथिंग मोर टू एक्सप्लेन हियर। फिर उसने कहा मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑफ फिजिकल इनपुट्स ओन्ड बाय अदर्स, इसके लिए रेट ऑफ टैक्स 9%, 9 + 9 हो जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने 20/2019 इशू करी है, उसमें उसने एक मेजर अमेंडमेंट किया है इसमें, और सर्कुलर भी निकाला है कि जो सर्विसेज दी गई हैं एक्सक्यूज मी, हाँ इसमें ये कहा इन्होंने सर्विसेज बाय, ये लास्ट जो 1D है, सर्विसेज बाय वे ऑफ जॉब वर्क अदर देन 1I, 1C, इस पे 6% मतलब 12% है रेट ऑफ टैक्स। इसको इसने गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करा है, और अदर केसेस में है 18%। वो क्या है डिफरेंस इसमें, अगर जॉब वर्क रजिस्टर्ड पर्सन का कर रहे हैं तो उसमें 12% रेट ऑफ टैक्स है। अगर सर्विस ऑफ जॉब वर्क, हम जॉब वर्क सर्विस दे रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड की है, वहां 18% है। ये डिफरेंस गवर्नमेंट ने डाला है, और इसको सर्कुलर 22/10/2019 से उसने क्लैरिफाई किया है। हाँ 9989 जो है ये वो सर्विसेज आती हैं इसमें where only content is supplied by the publisher and physical input including paper used for printing belong to the printer। वो केसेस हैं जहाँ पे कि पेपर वगैरह जॉब वर्क अपना मटेरियल यूज करता है और पब्लिशर कंटेंट ही देता है, मटेरियल ही देता है, क्या प्रिंट होना है, वो उस टाइप की सर्विसेज 9988 में आती हैं। और प्रिंटिंग ये अदर देन सर्विसेज अदर देन विच एवर गिवन इन रोमन 1 दे आर कवर्ड बाय रोमन 2। अब मैं आता हूँ लास्ट सब्जेक्ट, इसमें है जजमेंट्स ऑन द सब्जेक्ट मैटर। मैंने यहाँ पे वो जजमेंट दी हैं, I want to bring to your kind attention एडवांस, क्योंकि अभी कोई ट्रिब्यूनल तो हमारा फॉर्म नहीं हुआ है, तो जो भी जजमेंट आई हैं सब्जेक्ट मैटर में मोस्टली एडवांस रूलिंग की हैं, और जो रेलेवेंट हैं और जिसमें रीजनिंग प्रॉपर है, दैट आई हैव ट्राइड टू गिव यू।
अब जैसे ये जजमेंट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इस केस में ये एप्लीकेंट है, ही इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पैकिंग कंटेनर्स सच एज बैरल, chemical housing manufacture like petrochemical जो वहाँ पे यूज होता है उसमें है। और जॉब वर्कर ने जॉब वर्क किया है इस केस में और कंज्यूमेबल टू सम एक्सटेंट उसमें यूज करे हैं, तो उस केस में AIR ने कहा है mere sending of inputs, semi-finished goods or capital goods for job work is not a supply of goods. However, processing by job work is a supply of service and taxable accordingly. Since physical inputs for carrying out manufacture are owned by principal, job worker liable to pay GST on service charges. इस केस में नेक्स्ट उन्होंने कहा ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर, ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड डायरेक्टली टू कस्टमर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर. However, limitation period for final receipt of goods back to the principal premises is 1 year for inputs and 3 years for capital goods. Failure to bring back processed goods within this period shall be deemed to be supply of goods. जैसे कि प्रोविजंस में भी लिखा है ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड डायरेक्टली टू कस्टमर फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रेमिसेस इज आल्सो परमिटेड, which is also in the rules. There is no change of rate of GST on service charge in such a case. Next. Transfer of finished goods directly to customer, documentation for job. In case of finished goods are transferred by job worker directly to principal's customer, this would be a supply of goods by principal and not by job worker. Principal has to declare the place of job worker as his additional place, additional business premises. As regards sending of input, semi-finished goods or capital goods to job worker and receiving them back from job worker, delivery challan under Rule 55 of CGST rule will be used. Principal is also required to file GST ITC 04 every quarter. Nothing. Next is important what they are saying, valuation. Use of consumable by job worker. While such a use is permissible and shall not change the nature of supply as supply of service, value of service in such a case would not only include service charges but also value of any goods or service used by the job worker on his own account. Rate of GST in respect of service would be applicable. So here they have said in case job worker consumable use करता है तो he has to add those value in value of service, and on total charges service tax GST at the rate of service would have to be paid. Next, waste and scrap. Any waste and scrap generating during job work can be supplied by the registered person directly from his place of business on payment of applicable GST. In case job worker is not registered, principal can undertake this activity. Simple. This is also a clear findings as per law. Next judgment is Suki Printpak LLP, reported in 2019, 31 GSTR 519 AAR. इस केस में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा. इस केस में क्या हुआ,
the applicant, ये क्वेश्चन एक था, where principal material that is paper and paper board belong to the applicant on which content supplied by the customer is printed and the finished goods are supplied. तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि उस केस में whether it is a supply or service. तो applicant is effecting supply of printed material where the paper and paper board belong to the applicant. There are two supplies merged into one for a single consideration, which are supply of paper and paper board and the supply of service of printing. These supplies being made conjoint as a naturally bundled supply and for a single consideration, same would amount to composite supply as per clause 30 of section 2. अब आपका clause 30 क्या कहता है? Composite supply की definition है. Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more supplies of goods and services or both, or any of combination thereof, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in ordinary course of business, one of which is principal supply. So composite supply में important thing has to be seen, where is the composition of two, which one is principal supply, that has to be taken into account. और principal supply को define किया गया है clause 90 of section 2. Principal supply means supply of goods or services which constitute the predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that is composite supply is an ancillary. अब AIR ने क्या होल्ड किया इसमें? Since the printing would be the principal supply of composite supply, in these cases the entire composite supply would be treated as supply of service by way of printing, principal supply, and tax rate applicable to such printing would be applicable on the entire value of such supply. क्योंकि मेन आइटम मैंने प्रिंटेड उसको सप्लाई दी, बुक्स अपनी दी हैं, तो उस केस में प्रिंटिंग का रेट लगेगा और इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस. और ये जजमेंट देते हुए दे हैव रिलाइड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलर डेटेड 20th October 2017. अब नेक्स्ट जजमेंट इज ऑफ SB रीसेलर्स. SB रीसेलर्स का मैं आपको थोड़ा सा AR की जजमेंट है, ये 2019-27 GSTL पेज 120. इसमें मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड, इसमें क्या है कि SB रीसेलर्स मिल रोलर बनाते, शुगर मिल रोलर्स बनाते थे, और इसमें शेफ्ट जो था वो सप्लायर देता था, और जो उसको इसके ऊपर शेल चढ़ता है, मिल रोलर शेफ्ट के ऊपर शेल चढ़ाया जाता है, शेल पे ग्रूविंग होती है, फिर इस पे रिंग्स डाले जाते हैं. तो शेल, रिंग्स एंड ग्रूविंग ये जॉब वर्कर करता था. ये काम वो अपने पास से लगाता था, शेल की कॉस्ट भी उनसे रिकवर करता था, और ग्रूविंग की जॉब वर्क की, और शेफ्ट सप्लाई बाय प्रिंसिपल था. तो इस केस में जो गुड्स थे उसकी वैल्यू 50% वैल्यू थी शेफ्ट की, 50% वैल्यू शेल और रिंग्स और सर्विस चार्ज की थी. ये केस जब गया वेदर इट इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, ये क्वेश्चन आया, तो AAR ने इसमें एडवांस अथॉरिटी ने एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से रेफर किया, प्रेस्टीज इंजीनियरिंग इंडिया वर्सेस कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज मेरठ 1994 73 ELT 497 सुप्रीम कोर्ट.
वो कहता है द एक्सप्रेशन जॉब वर्क इज असाइंड टू द फॉलोइंग मीनिंग, वर्क डन एंड पेड फॉर द जॉब. The notification, as is evident, conceived in the interest of a small manufacturer, undertakes job works. The idea behind notification was to help the job worker persons who contributed mainly their labor and skill, though done with the help of tools, gadgets, and machinery, as the case may be. Notification was not intended to benefit those who contributed their own material to the article supplied by the customer and manufactured different goods. We must hasten to add that addition or application of minor items by job worker would not detract from the nature and character of his work. For example, a tailor entrusted with a cloth piece and asked to stitch a shirt, a pant, or a suit piece may add his own thread, button, and lining cloth. Similarly, a factory may be supplied the shoe upper, shoe, etc. by the customer, and the factory applies its own thread and bonding material and manufactures shoe from and supplies them back to the customer, charging only for its work. The nature of its work does not cease to be a job work. तो उन्होंने ये क्या कि जॉब वर्क में minor material can be added by the job worker, and in this case 50% material cost was of the supplier and 50% cost was of the job worker. So इस केस में by relying on this they have said that finally the verdict they have given: the activity undertaken by applicant of converting the bare shard bean supplied by the customer into ready-to-use sugar mill roll is supply of goods. It's not a supply of service, it's supply of goods. Whether, second question was, whether cost of shaft beam supplied by the customer is includable in the value of said supply for the purpose of payment of GST. They have said answer is in affirmative. That value has also to be added. So next, the advanced ruling is of Crown Beer India Private Limited. Sorry for a minute. इस केस में क्राउन बियर इंडिया लिमिटेड में बियर बनाई है इन्होंने, और एप्लीकेंट जो था इनकर्स टू PIL फिक्स फी, उसने फिक्स कॉस्ट दिए, फी एंड कॉस्ट स्पेसिफाइड एज पर एग्रीमेंट फॉर सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट बीइंग नेचर ऑफ एल्कोहलिक नेचर, ह्यूमन कंजम्पशन, वो एल्कोहलिक नेचर ह्यूमन, वो GST परव्यू से बाहर है. तो उस केस में सप्लाई ऑफ बियर जो इन्होंने बनाई है और अदर कॉस्ट, मतलब मटेरियल कॉस्ट भी उससे रिकवर करी है उसमें, इसमें जॉब वर्कर में. तो फाइनल इन्होंने इसमें हेल्ड किया कि द job worker has to pay on bottling charges because it is a supply of service, and no tax will be charged on supply of goods because there is no supply goods. They are
purchasing the inputs on behalf of the person. So GST जो out of ambit भी चीज है, उसकी अगर प्रोसेसिंग की जाती है तो they have to pay service tax on processing charges, job charges. Next है Ratan Projects Engineering, reported in 2019, 23 GST. इस केस में कि ये रतन प्रोजेक्ट, they were doing galvanizing of steel structure. उसमें गैल्वनाइजिंग स्टील स्ट्रक्चर के लिए स्टील स्ट्रक्चर पार्टी दे रही थी और उसके साथ कंज्यूमेबल भी उसने दिए, लाइक फर्नेस ऑयल, जिंक, निकल, along with the goods. After galvanization, ये it becomes inseparable part. All these things merged into that, consumed, and he was returning back. So question they have asked under this judgment, the party asked whether dispatch of those consumable material is to be treated as supply from the principal to the job worker. If not, are returned with the time allowed under section 143(1)(a. अब इन्होंने इस केस में ये कहा कि क्योंकि वो मर्ज हो जाते हैं उसमें, तो उसको ओनली सर्विस चार्ज पे ही टैक्स देना है। ना कि उन आइटम्स which are merged into that. Thank you, and I thank all my listeners कि उन्होंने पेशेंटली मुझे हियर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगर अब कोई क्वेश्चन है सब्जेक्ट मैटर में तो आई एम प्लीज टू गिव आंसर टू दोस वन। थैंक यू आलोक जी। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ा पेशेंटली और आपने सबको कवर किया है। मैं अब अपने साथ हमें ऐड हो रहे हैं हमारे साथ पीके गांधी जी और आनंद सिंघल जी, वो भी हमें ज्वाइन इन करेंगे बिफोर क्वेश्चन पूछे। एक मैं थोड़ी समस्या आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि इधर अभी बीच में मेरा कनेक्शन उड़ गया था, तो बहुत सारे जो चैट में क्वेश्चन आए हुए थे वो मेरे यहाँ से गायब हो गए, मुझे बीच में रिकनेक्ट करना पड़ा। फिर भी मैंने पढ़े, याद करे, और लोगों के भी हो गए। विल ट्राई एंड कवर अप। गांधी जी, कैन यू हियर मी? यस यस आई एम हियरिंग। और आनंद साहब, आनंद सिंघल साहब, आनंद जी, आनंद सिंघल जी, यस सर, आपको या यू आर वेरी वेल देयर, गुड गुड गुड। तो आज जॉब और पे खूब चर्चा रही हमारी, और इन्होंने तो बहुत पेशेंटली और बड़ा सॉफ्टली सारा कुछ एक्सप्लेन किया है आलोक जी ने। गांधी जी, आप क्या क्या ऐड करना चाहिए, कहाँ से बात स्टार्ट करना चाहिए? अभी तो ऐड बाद में करूंगा, पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। बात नहीं आ रही गांधी जी। हेलो, आपका एक्सक्यूज मी, ओके ओके। यहाँ से तो म्यूट नहीं है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आई है? आई एम ऑडिबल? अब आई है आवाज? नहीं सर, नहीं आ रही है आवाज आपकी गांधी जी, यहाँ से अनम्यूटेड दिखा रहा है। अब आ रही है? आई सर आवाज? दो गांधी जी आपकी। ओके ओके ओके, हाँ अब आ रही है। अब आई सर आवाज? अब आ गई है, ओके बिल्कुल आ गई आई थिंक मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन है ना, पहले उनको ले लें, देन वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर। तो या आनंद जी से कहें वो ले सकते हैं क्वेश्चन, या डायरेक्टली आलोक जी भी लेकर के उनको आंसर कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और हमारे डेली प्रैक्टिस की यूज के हैं, सो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल नेचर टू ऑल। आई थिंक चैट बॉक्स से शुरू कर सकते हैं। चैट बॉक्स हम शुरू करते हैं। हाँ, तो चैट बॉक्स में एक बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है धर्मेंद्र जी का।
कहते हैं आप एट माय वर्कशॉप। व्हाट वुड बी द आलोक जी, आपको आ रही है? हाँ जी, आ रही। ये पूछ रहे हैं कि मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, क्या किसी मैं रजिस्टर्ड को अपने यहाँ जॉब करने के लिए अलाउ कर सकता हूँ अपनी शॉप में, अपनी वर्कशॉप में, और ऐसे में आरसीएम की क्या स्थिति होगी? देखिए, जो इसमें वर्ड लिखा है, जो आप उसको ध्यान से देखें अपने सेक्शन 143(1) जो कहता है, रजिस्टर्ड डीलर may send any inputs or capital goods without payment of tax to a job worker. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। So here, send any inputs का हमको लिखना है। इसमें he is not saying anything कि hand over goods to other within the same premises। उसके लिए तो एग्जैक्ट ये वर्डिंग तो फॉलो नहीं की जा रही इस केस में जो आपने कहा है, क्योंकि सेंड और टू अलाउ वर्किंग इन द सेम premises, they are different things, different contexts। But in case he is working there और प्रिंसिपल सारा उसका अकाउंट रख रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल हैज टू कीप ऑल द अकाउंट, उसके बिहाफ पर एंट्री कर रहा है, तो उसको वो प्रोसेस कर सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन भी उसके यहाँ, और उसको दे सकता है, क्योंकि देयर आर सम प्रैक्टिकल थिंग्स व्हिच आर नॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ। वी हैव टू टेक इन्फ्रेंसेस फ्रॉम इट। तो मेरा तो इन्फ्रेंस यही ड्रॉ कर रहा हूँ कि in strict sense of law, nothing is coming out there. You can, that fellow can follow procedure. Principal can keep all the account. He may allow him to work over there, और वो additional place अपने यहाँ declare करेगा बिजनेस में वहाँ पर, और जॉब वर्कर से काम करवाए और उसका सारा अकाउंट रखे। जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है और वो अगर वो विद इन दैट लिमिट है तो उसको जॉब चार्जेस पे टैक्स नहीं देना है, और he has to return, or finally principal will clear on payment of tax. हेलो। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू वेरी मच। आज मेरे यहाँ नेटवर्क के बहुत इश्यूज आ रहे हैं, बीच में मैं भी फिर से 2 बार डिस्कनेक्ट हो गया था। गांधी जी, I am putting this question differently to Alok ji. हाँ प्लीज डू। In Saharanpur there is a sugar mill company, right? Yes. And you require a very qualified engineer from Mumbai. He is supposed to come on his own. He's an individual engineer having a very technical expertise, and he's coming in Saharanpur. He's providing his technical know-how, and he's raising his bill as unregistered person of rupees 2,50,000. So the place is of Saharanpur, everything is of Saharanpur, and what you would be calling it is a job work, or it would be a pure service, whether it will be a technical service, what you would be calling it. This is a very peculiar situation which we are normally handling it. So how would you do it? Yes. He is giving technical service to the factory, no? He will be coming somehow. He may have to check up the machine. He may give the instructions to the labor. He may also screw tight the nut bolts also of the machine. Whatever he can do, that is not specifically defined. But there is some technical flaw in the machine, and the engineer is coming, and he is working as a job worker or whatever. It's not the pure advice of a mouth. So it's a technical know-how, you can say. So how would we will be treating that? इसमें जहाँ तक मेरा विचार है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो जब वहाँ आके वर्क कर रहा है, टेक्निकल नो हाउ दे रहा है, तो टेक्निकल नो हाउ सर्विस में हमको देखना पड़ेगा, सर्विस उसको दे रहा है वो तो, और इन दैट केस वो अपना बिल दे रहा है उसको, और प्लेस ऑफ सर्विस तो हुई है सहारनपुर में ही है उसकी, तो इस केस में भी
he has to the exemption of this. He may avail the exemption. If he is He may beyond avail that then exemption, and that is the point of determination, basic issue. Right. Because his total receipts is suppose 20 lakh and he is having only that thing. So that is the question. Okay, fine. We can take the next question. Vikram ji, are you taking it? हाँ नहीं, चलो मेरा थोड़ा सा इशू है, आप बात की। आनंद सिंगल जी भी है। आनंद जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। जो उसने बिलिंग की, जो उसने चार्जेस किए जॉब वर्कर ने, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके अंदर वो जितना भी अपना सामान लगा रहा है या कोई चीज लगा रहा है, उस स्थिति में वो सामान का वो लगाता। यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, गांधी जी का मेरे ख्याल से पूछने का यही मकसद है। जॉब चार्जेस के बारे में तो कोई दिक्कत है नहीं उनको, जो उसने अपनी मशीन या कोई टूल्स लगाए, किसी भी तरह की कोई चीज और लगाई आपने, उसने इस्तेमाल की, उसकी क्या स्थिति होगी? नहीं, वो कुछ नहीं लगा रहा, वो क्लियर हो गया वो, आनंद जी। ठीक है, आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन नाउ। ये ओके, जस्ट हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ। हाँ, तो मेरे यहाँ से सारे गायब हो गए क्वेश्चंस। कोई बात नहीं। तेरा वारा होते देखिए। इन द मीन टाइम मैं सबको बताना चाहूंगा, जो आज की पीपीटी है वो हमने शेयर कर दी है चैट बॉक्स में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल है आपके चैट बॉक्स में। ऐसे सिंगल साहब क्वेश्चन में रख लीजिएगा इसको। हाँ, सिंगल साहब, आज मैं एक चीज और देखना चाह रहा, जब तक ये क्वेश्चन निकाल रहे हैं, मैं एक चीज और नोटिस कर रहा था सारे वीडियोस में, और पिछले कईयों में देखा मैंने, कि जब भी हमारा कार्यक्रम चलता है तो जो बहुत सारे लोग इसमें नोट डाउन कर रहे होते हैं पॉइंट्स, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोट डाउन करने वाले ज्यादातर सीनियर्स हैं, 90% सीनियर्स हैं, और जूनियर्स बहुत कम दिखाई देते हैं जो नोट डाउन करते हैं। या तो वो पीपीटी पे रिलाई कर रहे हैं टोटली, और या जो भी है, जितने सीनियर्स अपने एक्सपीरियंस के बावजूद भी आज भी वो नोटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये खास बात मैंने नोटिस करी। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। सीनियर्स का यहाँ अनुभव आता है, जिसके कारण वो नोटिंग देकर करते हैं, तो उसके पीछे उनका अनुभव होता है और आवश्यकता होती है कि अगर आप इसके साथ उसकी पीपीटी को जोड़ लेंगे, जोड़ के ही देख सकते हैं आप किसी चीज को। कंक्लूड जब आप करेंगे तो दोनों को जोड़ के ही देखना होगा। आलोक जी, मेरा सबमिशन है वो, जब तक आप पीपीटी के साथ अपने उसको जोड़ेंगे नहीं दोनों को, तब तक बहुत, मैं समझता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएं आप कॉन्सेप्चुअली। आई डोंट थिंक सो। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, ये अच्छी हैबिट है। आई हैव टू अप्रिशिएट, और लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि इसको जरूर कम से कम थोड़ा बहुत जो है वो देखा करें, वो फायदा होगा। एक क्वेश्चन है आलोक जी, जॉब वर्क एक सर्विस है जो कि शेड्यूल सेकंड के 3 में दिया गया है, जबकि सेक्शन 143(5) के एक्सप्लेनेशन में इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में है। ये मैन्युफैक्चर गुड्स से कैसे डिफरेंट है, इस पर प्रकाश डालें। ये है मिस्टर राजेश फ्रॉम कुशीनगर। क्या कहना चाहते हैं प्लीज? What he is asking, a job work is a service under schedule 2nd or 3rd, while under section 143 explanation you have said something about intermediate goods. So how does it different from manufactured goods? यहाँ पे कंसेप्ट सप्लाई ऑफ गुड्स लिया गया है जी। सप्लाई ऑफ सर्विस है कंसेप्ट इसका जीएसटी में। वो कंसेप्ट इंटरमीडिएट गुड्स और फिनिश गुड्स और इनपुट, दैट कंसेप्ट वाज देयर इन सेंट्रल एक्साइज। हमारे यहाँ शेड्यूल 2 में जो इसमें दिया है सेक्शन 7 में, दैट सेज प्रोसेसिंग ऑन गुड्स। ये हमें आपको एक मिनट, सेक्शन 7 और शेड्यूल 2 said any treatment or process which is applied to another person's goods is supply of goods. So supply of service. It is a service which is providing, whether it is on input, whether it is on semi-finished good, whether he is doing fully finished good, that doesn't make any difference here. Service has been brought under the ambit of GST.
Fair enough. Fair enough. Next question is registered dealer deal in furniture and he sent some article for exhibition held outside Uttar Pradesh through challan. There some articles are sold, rest goods are returned through another challan. How sale is to be treated or shown? That is a question from Mr. Nitin. इसमें जो whatever he is sold from there, for which he will issue invoice and pay tax. Exhibition goods have gone for exhibition. Out of this 10 goods, 5 he has sold. So 5 on that value he will issue invoice and pay the tax. अब returned goods के लिए he will return that original challan after endorsement. कि out of this 5 have been cleared, 5 are coming back. ये सेंट्रल एक्साइज में भी प्रोसीजर था, दैट विल अप्लाई हियर. वो हम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते, उसको गुड्स वही सप्लाई दिखानी है और बाकी इट विल कम बैक. क्योंकि एंडोर्समेंट कहां से कराना है उसको? हैं? एंडोर्समेंट तो वही करेगा ना, सप्लाई उसका सप्लायर का आदमी होगा. हाँ, यस, पार्टी विल बी डूइंग, दैट्स ऑल. पार्टी विल बी डूइंग एंडोर्समेंट ऑफ दैट. उस पे तो एक सर्कुलर भी है आलोक जी, अक्टूबर 17 का, जिसमें प्रोसीजर है कि जब आप गुड्स भेजते हैं अप्रूवल के लिए, तो यू कैन इवन सेंड योर इनवॉइस बुक आल्सो एंड फ्रॉम देयर व्हाटएवर इज सोल्ड यू कैन रेज द इनवॉइसेस. दैट विल आल्सो बी हेल्पफुल. राइट सर, राइट. एक और क्वेश्चन है, आई एम ए रजिस्टर्ड डीलर working as a machine sending machine repairing in UP. I sent a machine to Delhi for job work of another person. Delhi based dealer issued an invoice to me. Can I claim IGST? I think it can be done. Please answer this question, sir. Question क्या है इसका? I could He is saying that I am a registered dealer working as a machine manufacturer repairing in UP basically. UP, right. I sent a machine to Delhi for job work of another person. Job work of another person is job work of machine है basically. Delhi based dealer issued an invoice to me. Can I claim IGST? Invoice, I have sent capital goods for machining there. What he is saying, doing work of machining. हाँ जी, मशीनिंग का ही काम है ये, वो इनवॉइस दे रहा है. And वो वहाँ पे इनवॉइस कौन सा इशू? I am not clear with the subject. So kindly tell it. Detailed this factual position. Even the question is also not very clear. कौन है? मैं ढूंढता हूँ, माइक ले सकता हूँ. ये 605947 है, कोई name is not there. बिना नाम को लेना नहीं हमने. बिना नाम वाले को तो लेना नहीं हमने. Okay, I'm sorry then. नहीं ले लेते, कोई ऐसी बात हो रही है. आप लेते हैं 605947. 59. Let me see. 450 पे somebody is there? आपका मैंने अनम्यूट कर दिया. 605947. आप आइए. हेलो. 6059. नहीं, कोई बात नहीं. नॉट सॉरी. I think लेट इट गो. we can move further. हाँ. एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि वो आ गया है, फिर भी है कि सर जॉब वर्क अगर अनरजिस्टर्ड है तो जॉब वर्क करके माल वापस लाने का क्या तरीका होगा? आई थिंक चलान है, बस चलान ही है सर. चलान विल कम बैक. चलान इज अ वंडरफुल टूल बेसिकली अंडर जीएसटी. सिंगल साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से? कोई कमेंट करना चाहेंगे? तो इतना कुछ हो गया है, कुछ चीजें जो है मैं थोड़ा सा जरूर चाह रहा था. अगर एक सिंगल साहब एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है ये, व्हाट आर द लायबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर in case of goods received from unregistered person, whether it will amount to job work or any other activity? Yes. What is the liabilities of a registered supplier is unregistered? Supplier is unregistered. What he is saying? Yes. Principal is unregistered. No. Principal is unregistered. What he is saying, and job worker is registered. Whatever you have said. Both situation you can handle both ways. Suppose one is unregistered in one situation, another is unregistered in another situation. You can handle both. That will help a lot of people. Where the job worker is unregistered and supplier is registered,
So he will send the goods on challan to him. Job worker, after doing job work, he will raise his bill for Yes. job charges and Yes. send back to the principal. In that case, he has not to pay. Now, Mr. Gandhi, come to section 9(4). 9(4) mein this is not specified. Yes, yes. That was the Yes, yes. question. Basically, Yes, RCM yes. question was coming. RCM. That is only notification speaks of promoters, Yes. not That such. does not speak about the job worker. Earlier, right. it was. Right, that- right. that is- Earlier it was. No RCM is there. No, on if Right. job work. They have amended the law. So it is a big relief to the small job worker basically. Of course, and sir. manufacturer as well. Sir. I think that question is amply answered. And one more question is merely job work would. This is also interesting question. Merely a job worker invoice would constitute the evidence for the goods sent back to the principal. I think answer itself is in the question itself. But still, merely a job worker invoice would constitute the evidence for the goods sent back to the principal. He has to give other collateral evidences like Yes. e-way bill. Yes, e-way bill That and is challan. missing. He can't prove that the goods I have sent back. ट्रांसपोर्टेशन का एविडेंस देना पड़ सकता है अगर मांगा जाए हाँ. ट्रांसपोर्टेशन का एविडेंस मांगा जा सकता है कि वाकई माल गया या नहीं गया Actual उसकी I think chat box is over. Singhal sir, if you are having any question, you may. नहीं we have lot of इसमें सब था कि जैसे अभी ट्रांजिशन पीरियड की बात थी. If you have prepared yourself 140A की जो बात थी ट्रांजिशन पीरियड के लिए जॉब वर्क की जो स्थिति थी और फिर रीएमर्ज हो गया है एक्चुअली ये एस्पेक्ट. तो इस पे अगर कुछ आपका तैयार हो तो प्लीज हमें जो है इसको मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ. ट्रांजिशन पीरियड के लिए सेक्शन है 141 सेक्शन ऑफ द CGST एक्ट. That says if any goods have been sent prior to appointed date was 1st July when this year CGST act has come into force. Prior to any challenge, goods have been sent for the job work. So, and they have to be returned back from the 6 months from the appointed date after job work. And in that case, 2-month extension यस can be allowed to the this person. Otherwise, recovery will be as per subsection 8 of section 142 वही स्थिति होगी. if it is coming out of that. This is a sum and substance of your नहीं very correct. Anand Sahab, your question. Very good. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, one thing more very interesting story I would like to share with Mr. Roda. Long back, 1.5 year back, मैं अलीगढ़ से वापस आ रहा था. तो तब GST के नए इश्यूज आ रहे थे. तो चावला साहब सुनोगे हैरान होगे, मतलब हमारे लिए एक बड़ा नया था. जरा वीडियो ऑन कर लीजिए गांधी साहब. ओके. तो उसमें हम एक ढाबे पे रुके खाना खाने के लिए. बड़ा उजाड़ सी जगह थी. उसने इंटरेस्टिंग कहा कि यहाँ जॉब वर्क पर खाना बनाया जाता है. तो मैं बड़ा हैरान हुआ. मैंने कहा यार ये कैसा, कितना इंटेलिजेंट आदमी है, अपने गांव में बैठा हुआ है. आई कुड नॉट इमेजिन. उसने कहा जी हम जो है मुर्गा अगर आप अपना लेकर के आते हैं तो हम 100 रुपए किलो के हिसाब से पका देते हैं, और अगर हम देंगे तो हम 500 रुपए किलो के हिसाब से पकाते हैं. तो आई वाज अमेज्ड कि हमारा तो लॉ मेकर्स की इमेजिनेशन तो कहाँ कहाँ जाती है, काम करने वालों की इमेजिनेशन कहाँ जाती है कि ये भी इतना छोटा हो सकता है. मतलब हमें लगता था कि ये केवल फैक्ट्रियों में मशीन पे ये सब चीज हो सकती है. So that was very interesting part as well. This is a lighter kind of thing I have shared with you. But I am really happy. अरोड़ा साहब बहुत अच्छा, बहुत पेशेंट प्रेजेंटेशन था, बहुत ल्यूसिड, बहुत आराम से जिससे आपने बताया. चावला साहब ने तो अप्रिशिएट किया राइटिंग का. मैं बीच में बल्कि मुझे झपकी भी आई, बट लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. आराम से एक एक बात को जिस तरह से आपने पिरोया है, दैट वाज रियली वंडरफुल प्रेजेंटेशन. वेरी वेल डन. I am so thankful, Gandhi Sahab,
कि आपने अप्रिशिएट किया। सर, और मैं सभी का, हमारे अरविंद गुप्ता जी का, गहलोत जी का, आनंद सिंगल जी का और अपने भाई विक्रम चावला जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे आज मौका दिया, मैं आपके आगे अपने विचार रख सका। धन्यवाद। थैंक यू आलोक जी। लेकिन अभी आपको जल्दी छोड़ने नहीं वाले, दो क्वेश्चन हैंड रेज हुए हैं जिनका मैं जरूर लेना चाहूंगा। एक है सुनीता गुप्ता एडवोकेट फतेहपुर से, वो बहुत देर से वेट कर रही है। सुनीता जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं सिर्फ आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज दी आप लोगों ने, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए ही आपको कॉल कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक हमारे साथ है सरबजीत सिंह, इनका भी आप बहुत देर से हैंड आया हुआ है। सरबजीत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पहले वीडियो ऑन कीजिएगा, पहले वीडियो ऑन कीजिएगा। अरे सर प्लीज सर, ना आपको मुझे भी हमने यही कहा था, वीडियो ऑन करेंगे। ओके सर, ओके सर, लेट सर प्लीज, आई एम गोइंग टू नेक्स्ट रूम एंड I was in a very comfortable zone. now I am going to next my room. चलिए पूछिए प्रश्न प्लीज। बहुत बधाई, बहुत अच्छे तरीके क्वेश्चन आ रहा था, विचार आया वो ये है कि जो गुड्स है जो जॉब वर्क के लिए जाएंगे, उसमें सर वापस करने का जो टाइमिंग वो 3 ईयर्स स्पेंड किया गया है। हेलो, आ रही है आवाज आपकी, आ रही है आवाज, बताइए। हेलो जी, could you hear his question? I could not hear. नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो कनेक्शन वीक होगा। सुधीर भारद्वाज का भी रिक्वेस्ट आया हुआ है। हाँ, एक इनका आया हुआ है, राकेश बाबू गर्ग जी का आया हुआ है, इनको भी ले लेते हैं। राकेश बाबू गर्ग, प्लीज अनम्यूट मी। कर दिया सर, कर दिया जी सर, बिल्कुल कर दिया सर। निवेदन ये था, इससे जॉब वर्क से हटके है, लेकिन 2 क्वेरीज आ रही है, क्या हम सेल्फ सप्लाई कर सकते हैं सर? बाद में असेसिंग ऑफिसर ये तो नहीं कहेगा कि सप्लाई कर ली है, इनफैक्ट सप्लाई की है नहीं की है, पेपर पे कर लिए केवल। हेलो चावला साहब, there was disruption, I could not hear. Can you explain the question of the learned? गर्ग साहब, आप ये पूछना चाह रहे थे कि जो नॉन एसेंशियल गुड्स की सप्लाई के बारे में पूछना चाह रहे थे ना? यस सर, लॉकडाउन पीरियड में। हाँ, ये क्वेश्चन वैसे इन दिनों में कई बार आया है सामने, पिछले एपिसोड्स में। बड़ा क्लियर है, ये इसका सेल टैक्स या जीएसटी ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं है। जी जी। वो अगर किसी और लॉ के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो, उसका तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जीएसटी वाला सिर्फ इसको बेस नहीं बना सकता। और वैसे तो वो किसी भी आपके ट्रांजैक्शन को चैलेंज कर सकता है कि लॉ प्रूव करो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ गुड्स है या नहीं है। जी जी जी, वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन इसके अंदर जैसे हमें पिछली कई सारी हमारे सेमिनार हुए जी, उसके अंदर आपने नोटिस किया होगा, सबका एक फोकस था। ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि आप प्रूव करो कि आपने मूव किया नहीं किया। ओनर्स है, ऑफिसर पे है, नोटिस में कहेगा कि मेरे पास जानकारी कि आपने मूव नहीं करा। जी जी। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि जीएसटी में कोई इसका नेगेटिव असर आए, अगर आपके पास एविडेंसेस है एक्चुअल मूवमेंट के। जी जी जी, थैंक यू सर। मूवमेंट के कुछ हमको रख लें, प्रूफ वगैरह हो सके। हाँ, तो जीएसटी में तो समस्या नहीं आएगी। दूसरे ऐड का डीएम आपसे क्या कहेंगे या वो क्या, उसका बारे में हम नहीं कह पाएंगे। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी। लेट अस सी एंड में आई थिंक काफी क्वेश्चन हो गए हमारे सारे। आनंद सिंह जी, आप ऐसा वाइंड अप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आलोक जी, विशेष रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जितने सरलता से, सहजता से और जितने सारगर्भित ढंग से आपने शब्दों का चयन किया और जितने एलोबोरेट, मैं समझता हूँ सारे एस्पेक्ट जो एक जॉब वर्क से संबंधित हो सकते हैं, आपकी हमारी बातचीत बीच बीच में होती रही है। कई बार मैंने जितनी अपेक्षा की थी, आप
आपने उनको भी बखूबी समेटा है कि मैं इसके लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूँ। और जितना ही अब्बर के बारे में आपने सबको बताया, मैं समझता हूँ किसी के लिए ये विषय बहुत नया नहीं रह गया। एक बात लोगों के दिमाग में हमेशा आती थी, मैं 2 मिनट लूंगा व्यक्ति जी, कि सर्विस और गुड्स जो वो अपनी उसमें लगा रहा है, क्या कोई परसेंटेज होगा इसका? कोई स्पेसिफाइड परसेंटेज है कि इतनी सर्विस हो, इतना गुड्स हो? नो, बहुत क्लियर आपने कर दिया, क्योंकि सिंस उसको सर्विस में ये ले गए हैं ऑलरेडी शेड्यूल 7 में, तो इसलिए जो है शेड्यूल उसमें 7 में सेक्शन में, तो इसलिए वो सर्विस के तहत आता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण अपने आप में हो गया। और उसमें कंपोजिट सप्लाई होने के कारण जो प्रिंसिपल सप्लाई है, दैट विल बी कॉस्ट, वो तो अपना इम्पोर्टेंट हो गया। थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच। आपसे कम से कम इसी बहाने जुड़ा हुआ हम आपके बहुत आभारी हैं। पुनः आपको कभी भी जब स्पेशल सेमिनार बहुत अच्छा था। जो हमारे संस्थापक सदस्य जिनकी तबीयत बहुत दिन से खराब थी, श्री यूपी गुप्ता जी का, उनका जो संदेश आया वो बड़ा भावात्मक, बड़ा हृदय स्पर्श का था। उन्होंने अपने पूर्वज शेष स्मित लोगों को याद किया और वर्तमान जो पदाधिकारी वरिष्ठजन को भी याद किया। बहुत अच्छा लगा उनको, उनके जो आशीर्वाद वचन मिले हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ। जहाँ तक आलोक अरोड़ा जी का सवाल है, मुझे लगता है कि जीएसटी में बहुत अच्छा इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। इस इतने कम समय में मुझे लगता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है और सभी भाइयों का बहुत ज्ञानवर्धन हुआ होगा और उनको सभी बिंदुओं पर थोड़ा थोड़ा ज्ञानवर्धन होगा। अगर वो पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। मैं प्रांतीय संघ की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो भविष्य में हमारे साथ इसी तरह समता बनाए रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सौरभ जी। आप निवेदन अध्यक्ष अरविंद गुप्ता जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आपने ज्ञान के आलोक से सबको आलोकित किया। हम सभी आभारी हैं। साथियों, इसी प्रकार हमारी ये ज्ञान ज्योति प्रखरित होती रहे, आप सभी का सहयोग हमको मिलता रहे, यही आपसे अपेक्षा है। हमारे एक परिवार में मैं ये मानता हूं कि मेरा पूरा उत्तर प्रदेश ही मेरा परिवार है। साथियों, परसों फिर मिलने की प्रत्याशा में और हम अपने सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि आज हमारी संख्या जिस प्रकार थी उसकी दूनी संख्या हमको परसों लानी है, ताकि हमारे जो चावला जी ने अपनी संख्या बढ़ाई है 1000, उससे भी हमारा लिमिट क्रॉस कर जाए। इस आग्रह और इस प्रार्थना के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बैठक यहीं समाप्त की जाती है।